गुड आफ्टरनून ऑल। अपन ने लास्ट लेक्चर करा था प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट, जिसमें अपने प्री मेंडेलियन कंसेप्ट था जो कंप्लीट हो गया था, उसको अच्छे से समझ लिया था। अब पढ़ेंगे पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट। पोस्ट मेंडेलियन कंसेप्ट में कितने कंसेप्ट थे वो अपन ने देख लिए एक बार, अब उनको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। जिसमें अपने फर्स्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता मतलब इसमें एलील, जिनके एलील होते हैं ना, वो अपना प्रभाव पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, पूर्ण रूप से दिखा नहीं पाते। अपूर्ण प्रभाविता में प्रभावी कारक, इसमें प्रभावी कारक तो होते हैं ना, वो अपने कैरेक्टर फिनोटाइप को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और जिससे हमें मिड मतलब मध्यवर्ती पीढ़ी प्राप्त होती है, मध्यवर्ती टाइप की संतान प्राप्त होती है। इसमें परिणामी F1 पीढ़ी अपने माता पिता दोनों से अलग होती है। इसमें अपन एग्जांपल लेंगे, मीराबिलस जालापा होता है ना, एक फ्लावर होता है, इसमें अपन फूलों का कलर है ना, उसके आधार पर इसको समझेंगे। इसमें डोमिनेंट होता है RR, इसमें कैपिटल R, ये होता है लाल कलर का फ्लावर, और जो स्मॉल r होता है ना, वो होता है सफेद कलर का फ्लावर। इससे अपन को मिड टाइप की जो होती है ना, वो संतान प्राप्त होती है, वो होती है गुलाबी रंग की। लाल और व्हाइट होता है ना, मतलब रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस होता है ना, तो अपन को व्हाइट और रेड से पिंक कलर का होता है ना, वो फूल प्राप्त होता है। देखो इसमें अब कैपिटल R था रेड, कैपिटल R स्मॉल r जो अपने मध्यवर्ती संतान है, जो है ना मध्यवर्ती है, ये हो गई पिंक कलर की प्राप्त हुई है। और जो ये है ना स्मॉल r जो व्हाइट कलर का था, और कैपिटल R रेड था, इन दोनों का क्रॉस करवाया तो अपन अपने पिंक कलर की जो होती है ना, वो पीढ़ी प्राप्त हुई, पिंक कलर का फ्लावर प्राप्त हुआ था। इसमें ना तो ये अपना प्रभाव दिखा पा रहा है, ना ही ये, इसमें दोनों ही पेरेंट्स अपना प्रभाव नहीं दिखा पा रहा है, और अलग कलर की संतति प्राप्त होती है। इसमें जीनोटाइप क्या होगा? 1:2:1, और जो फिनोटाइप है वो 1:2:1। जीनोटाइप फिनोटाइप दोनों सेम होंगे। ये इसका एक डायग्राम है जिससे इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये देखो रेड कलर का फ्लावर है, और ये आगे व्हाइट कलर का, जिससे अपने जो संतति प्राप्त होती है ना, वो पिंक कलर की है। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको अच्छे से समझ आ गया। अब सेकंड है अपना कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस होता है सहप्रभुत्व। कोडोमिनेंस में क्या होता है? इसमें एक ही जीन की जो दोनों एलील होते हैं ना, F1 प्रोजेनी में एक विशेष लक्षण के लिए व्यक्त होते हैं। इसमें जो F1 एक एलील होती है ना, मतलब एक जीन होती है ना, उसकी जो दोनों एलील होती है ना, वो F1 प्रोजेनी मतलब F1 पीढ़ी में जो प्रोजेनी प्राप्त होते हैं ना, उसमें एक विशेष लक्षण होता है ना, उसके लिए व्यक्त होती है। यहाँ पर लक्षणों की ब्लेंडिंग नहीं होती है। जिसमें अब इसका एग्जांपल देखो, AB ब्लड ग्रुप। AB ब्लड ग्रुप में अपने दो एलील, एक जीन के दो एलील होते हैं, तो इसमें दो एलील है, IA और IB, दो एलील है AB ब्लड ग्रुप के। सहप्रभुत्व में क्या होता है? हेटेरोजाइगोट में एक जीन के लिए जो दोनों एलील होते हैं ना, वो पूरी तरह से व्यक्त होते हैं। ये उसका ऑपोजिट है। उसमें क्या होता है? दोनों एलील होते हैं ना, वो अपना प्रभाव दिखा नहीं पाते, और इसमें है ना वो एलील अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाते हैं। परिणाम स्वरूप संतानों का जो फिनोटाइप होता है ना, वो माता पिता के फिनोटाइप होता है ना, उनका एक संयोजन होता है। जो माता पिता को फिनोटाइप होता है ना, उन दोनों का संयोजन होता है संतान का फिनोटाइप। इसको अपन एग्जांपल से देख लेंगे। कोडोमिनेंस इसमें रेड कलर का फ्लावर था और एक व्हाइट कलर का फ्लावर था। ये दोनों पेरेंट्स है, इनसे जो प्रोजेनी प्राप्त हुई है ना, वो रेड और व्हाइट दोनों कलर की है। मतलब पेरेंट्स का मतलब पिता और माता दोनों का संयोजन होता है इसमें संतति। देखो इसमें रेड कलर भी है और व्हाइट कलर भी है। F1 प्रोजेनी दोनों का संयोजन। इसमें एक काऊ का एग्जांपल ले लेते हैं अपन। अब एक व्हाइट एंड ब्राउन कलर की काऊ होती है, तो उसमें उसके माता और पिता दोनों का संयोजन होता है, वो एक कलर नहीं होता उसमें। अब अपना थर्ड है लिथल जीन। लिथल जीन होती है घातक जीन। ये एक जीन होती है जिससे किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा होता है इसमें। ये एक उत्परिवर्ती जीन होती है जो किसी जीव में सामान्य लक्षण उत्पन्न करने के साथ, कोई जीव है ना, उसमें एक लक्षण तो पैदा करती है, पर उस लक्षण के साथ अगर वो समयुग्मज अवस्था में आ जाते हैं ना, तो वो उस जीव की मृत्यु का कारण भी बन जाती है। घातक जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। जो घातक जीन होती है ना, वो म्यूटेशन उत्परिवर्तन होता है ना, उसके कारण से घातक जीन उत्पन्न होती है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की थी? ल्यूसीन कुनोत ने
चूहों में त्वचा के रंग के लिए इसकी खोज की थी। ल्यूसिन कुनोथ था ना, उसने चूहा होते हैं ना, चूहों की त्वचा का रंग था ना, उसके बेस पे इसकी खोज की थी। अब उन्होंने क्या करा, वाई कैपिटल वाई था जो पीले रंग का चूहे के लिए था, और जो स्मॉल वाई था ना, वो भूरे रंग के चूहे के लिए था। जो अपन को F1 प्रोजेनी प्राप्त होती है ना, उसमें विषम युग्मजी पीला चूहा प्राप्त होता है अपन को। इसमें ये नर युग्म के लिए और ये मादा युग्म के लिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई एक नर युग्म के लिए और एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई मादा युग्म को। अब इनमें स्वनिषेचन करवाते हैं तो अपन को F2 प्रोजेनी प्राप्त होती है। F2 प्रोजेनी होती है ना, उसमें नर युग्म और मादा युग्म के जो भी संकरण होता है ना, उनसे थर्ड अपन पढ़ेंगे लिथल जीन। लिथल जीन क्या होती है, घातक जीन। घातक जीन होती है ये जीन होती है जिसमें एलील होते हैं ना, वो एक विशेष लक्षण के साथ किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं जब वो समयुग्मज अवस्था में आती है। इसको अपन अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ऐसे उत्परिवर्तित जीन जो किसी जीव में सामान्य लक्षण उत्पन्न करने के साथ ही समयुग्मज प्रभावी अवस्था में आते हैं ना, तो वो सदस्य को मरने का कारण भी पैदा कर सकते हैं। जो लिथल जीन होती है ना, ये जीन उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है। और इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, इसकी सर्वप्रथम खोज की थी ल्यूसिन कुनोथ ने। ये एक साइंटिस्ट था जिसने चूहों की त्वचा का रंग होता है ना, उसके बेस पे इसकी खोज की थी। अब इसको अपन देखते हैं। एक कैपिटल वाई था जो पीले रंग के चूहे होते हैं ना, उसको डेडिकेट करता है। जो स्मॉल वाई है तो वो भूरे रंग के चूहों के लिए। जो अपन को F1 प्रोजेनी प्राप्त होती है ना, उसमें अपन को विषम युग्मजी पीले रंग का चूहा प्राप्त होता है। अब इसको अपन इसके थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, स्वनिषेचन करवाते हैं। नर युग्मक और मादा युग्मक होते हैं ना, उन दोनों के बीच स्वनिषेचन करवाते हैं तो अपन को F2 प्रोजेनी होती है ना, वो प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, एक तो कैपिटल वाई प्राप्त होता है। ये चूहा होता है ना, ये चूहा इसमें ये चूहा है ना, वो मरता है। इसका जीनोटाइप क्या होता है, 2:1। इसमें 50% होते हैं ना, वो विषम युग्मजी पीले चूहा प्राप्त होते हैं, और जो 25% होता है ना, वो होते हैं भूरे रंग के चूहे। चूहों की त्वचा के रंग पर वाई समयुग्मजी घातक जीन होती है ना, जिस कारण इसकी मृत्यु, जो चूहा होता है ना, वो भ्रूण अवस्था में मर जाता है। इसमें अतः जीनोटाइप इसका इसलिए 2. चूहों की त्वचा के रंग पर वाई समयुग्मजी घातक जीन होती है। वाई समयुग्मजी अवस्था में आता है ना, तो इसमें जो ये चूहा होता है ना, वो भ्रूणावस्था में मारा जाता है, वो पैदा ही नहीं होता है। अतः इसका जीनोटाइप 2:1 होता है। इसलिए इसमें जीनोटाइप 2:1 होता है, और एक चूहा होता है ना, वो उसमें भ्रूणावस्था में मारा जाता है। वाई प्रभावी घातक जीन जो केवल समयुग्मजी अवस्था में ही अपना प्रभाव दिखाता है। अब मानव में इस जीन से, घातक जीन से कौन कौन सी बीमारियां पैदा होती है वो देखते हैं। इसके एग्जांपल है, एक तो सिकल सेल एनीमिया होता है ना मानव में, वो इस लिथल जीन के कारण होता है। और एक जो थैलेसीमिया होता है ना, वो इस लिथल जीन के कारण होता है। अब अपन 4th नंबर पढ़ेंगे। 4th नंबर पे क्या आता है, मल्टीपल एलील। मल्टीपल एलील क्या होता है, बहुविकल्पी एलील्स होते हैं। बहुविकल्पी एलील, एक जीन के 2 से अधिक वैकल्पिक रूप। एक जीन होती है ना, उसके 2 से अधिक वैकल्पिक जीन, या ऐसे कह सकते हैं कि एक जीन के 2 से अधिक एलील होते हैं ना, उसको कहते हैं मल्टीपल एलील्स। इसमें क्या होता है, सभी मल्टीपल एलील एक ही या समजात गुणसूत्र के एक ही जीन पर एक ही स्थान में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो दोनों 2 या 2 से अधिक एलील होते हैं ना, वो एक ही जीन पर एक ही जगह पर स्थित होते हैं। इसका रीजन क्या है, मल्टीपल एलील्स का रीजन क्या होता है, इसका रीजन होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण होता है ना, वो मल्टीपल एलील्स होती है। अब मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल देख ले। मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल होगा, ब्लड ग्रुप देख लो, एबी ब्लड ग्रुप देख लो, मल्टीपल एलील्स का ही एग्जांपल होता है। अब मल्टीपल एलील्स हमेशा एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करती है। मल्टीपल एलील्स होती है ना, एक जीन की बहुत सारे एलील्स है ना, वो भी एक ही कैरेक्टर को प्रभावित करती है, एक से अधिक कैरेक्टर को प्रभावित नहीं करती। अब इसका एक एग्जांपल ये देख लो, एक जीन के 2 एलील। एक जीन के 2 एलील। लंबाई के लिए कौन सी है, एक टी जीन है, लंबाई के लिए
एक जीन होती है वो स्मॉल टी होती है ना, वो इसके लिए रीजन नहीं माने, इसको ही बांधते हैं। ये प्रभावी जीन है, ये प्रभावी जीन, ये प्रभावी जीन होती है, यही अपना प्रभाव दिखाती है। तो इसमें एक जीन है ना, उसके दो एलील है, एक तो ये प्रभावी एलील हो गया, एक ये प्रभावी एलील हो गया। इससे समझ नहीं आता। इसका एक और एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप होता है ना, उसमें एक से अधिक एलील्स होती है। इसमें एक जीन होता है ना, उसकी एक से अधिक एलील होती है। इसमें एक जीन की 3 एलील है। इसमें मानव में एबी ब्लड ग्रुप की वंशानुगति कई लक्षणों के जिनों के एक से अधिक एलील होते हैं ना। एबी ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी जीन है आई, एक जीन है आई उत्तरदायी है, और इसके एलील है ए बी ओ। इसके 3 एलील है। 3 एलील होते हैं जो गुणसूत्र पर एक ही लोकेशन पर स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं उसकी एक ही लोकेशन पर ये तीनों एलील स्थित होते हैं। आई ए, आई बी और आई ओ 3 एलील है। ये 2 होते हैं ना, ये तो प्रभावी होते हैं। जो आई ओ एलील होता है ना, वो ए प्रभावी एलील होती है। इसका जीनोटाइप आई ए और आई ओ ये होता है ना, ए ब्लड ग्रुप के लिए उत्तरदायी होते हैं। और आई बी और आई ओ होता है ना, वो बी ब्लड ग्रुप के लिए प्रभावी होते हैं। इससे अगर ये है ना, तो इससे बी ब्लड ग्रुप होगा संतति में। और आई ए, आई बी या आई ओ ये होते हैं ना, तो आई ओ से तो ओ ब्लड ग्रुप होगा, और आई ए, आई बी से ए बी ब्लड ग्रुप होगा। तो इससे क्या होता है, ये ए बी ओ, इसमें ए बी ओ में क्या होता है, एक जीन होती है, एक जीन पर एक या एक से अधिक, 2 से अधिक भी इसमें एलील होते हैं। तो मल्टीपल एलील से ये समझ आ गया होगा आपको। इसमें एक से अधिक एलील होती है एक जीन की। अब अपना 5th है जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या होता है, जीन की सामान्य फिनोटाइपिक अभिव्यक्ति होती है ना, उस पर एलील और नॉन एलील का प्रभाव होता है। इसमें एक इंट्राजेनिक होती है और एक इंटरजेनिक होती है। इंट्राजेनिक क्या होती है, इंट्राजेनिक होती है एक जीन के अंदर ही, मतलब एक जीन होती है उस जीन के अंदर ही होना, वो होता है इंट्राजेनिक। और इंटर एलिलिक क्या होता है, 2 एलील के बीच एक जीन होती है, एक जीन की 2 एलील होती है। तो इंटरजेनिक तो हो गया, इंट्राजेनिक तो हो गया एक जीन के अंदर ही, और इंटर एलिलिक हो गया 2 एलील्स के मध्य। एक जीन की 2 एलील, तो वो इंटर एलिलिक हो गया। इंट्राजेनिक क्या होता है, एक के जीन के अंदर, और इंटर एलिलिक क्या होता है, एक जीन की जो 2 एलील होते हैं ना उनके मध्य। जब 2 एलील आपस में इंटरेक्ट करते हैं ना, तो उससे ना तो डोमिनेंट और ना ही रेसेसिव जीन प्राप्त होती है। तो ऐसा फिनोटाइप प्रोड्यूस करेंगे जो या ना तो पूरा डोमिनेंट होता है, ना ही पूरा रेसेसिव होता है। ये प्राप्त होता है अपन को इसमें, ना तो ये पूरा डोमिनेंट है ना पूरा रेसेसिव है। इसके 2 एग्जाम्पल, एक तो हो गया इनकम्प्लीट, 3 एग्जाम्पल सॉरी। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया एक, तो एक मल्टीपल एलील हो गया, एक को डोमिनेंस हो गया। इसके 3 एग्जाम्पल हो गए। फिर आता है अपना इंटरजेनिक। इंटरजेनिक मतलब नॉन एलिलिक। इंटरजेनिक को अपन नॉन एलिलिक भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, 2 जीन के मध्य इंटरेक्शन होता है। उसमें क्या था, एक जीन के मध्य इंटरेक्शन था और 2 एलील के मध्य था। इसमें क्या होता है, 2 जीन के मध्य इंटरेक्शन होता है। जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र जीन, जो स्वतंत्र होते हैं ना जीन, जो सेम या डिफरेंट गुणसूत्र पर उपस्थित हो और आपस में इंटरेक्ट कर अलग अभिव्यक्ति प्रोड्यूस करें। इसमें क्या होता है, 2 जीन होती है, या तो वो एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित होगी या एक से अधिक अलग अलग गुणसूत्र पर उपस्थित होती है, और वो डिफरेंट गुणसूत्र पर उपस्थित हो और आपस में इंटरेक्ट कर अलग अभिव्यक्ति प्रोड्यूस करें। सेम अभिव्यक्ति नहीं होती, अलग अलग अभिव्यक्ति प्रोड्यूस करते हैं ये। इसके एग्जांपल हो गया, एक तो लिथल जीन हो गया, घातक जीन, और एक हो गया डुप्लीकेट जीन, लिथल जीन ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर अपन पढ़ेंगे लिंकेज होती है सहलगनता क्या होती है, ये अर्धसूत्री विभाजन होता है ना, उसके दौरान जो एलील्स होते हैं ना उनकी प्रवृत्ति होती है। जेनेटिक लिंकेज क्या होता है, जेनेटिक लिंकेज होता है वो एलील्स की प्रवृत्ति है जो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक गुणसूत्र पर एक साथ निकट स्थित होते हैं ना, वो एक साथ विरासत में मिलते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि
एक गुणसूत्र अपना उस पर जीन स्थित है, वो जीन जितने निकट स्थित होते हैं ना, वो अगली विरासत में एक साथ मिलने की उनकी संभावना उतनी अधिक रहती है। अगर एक गुणसूत्र पर जीन अलग अलग स्थित होते हैं ना, तो वो अगली पीढ़ी में एक साथ जाए ये जरूरी नहीं है। इसलिए वो नॉन पेरेंटल मतलब माता पिता से कुछ हद तक अलग हो जाते हैं। इसलिए इस लिंकेज क्या होता है, लिंकेज में ना एक गुणसूत्र होता है अपना, एक गुणसूत्र पर जीन होते हैं ना, वो पास पास स्थित होते हैं, वो दूर दूर स्थित नहीं होते। पास पास स्थित है तो अगली पीढ़ी में अपने जो संतान होती है ना, उसको विरासत में मिलते हैं एक साथ, अलग अलग नहीं होते ये। जिन जीनों की लोकस एक दूसरे के करीब होती है ना, वो क्रोमोसोमल क्रॉसओवर के दौरान अलग अलग क्रोमेटिड पे अलग होने की संभावना कम हो जाती है। इसमें जो क्रोमोसोमल क्रॉसओवर होता है ना, क्रॉसओवर के दौरान जो क्रोमेटिड है ना, गुणसूत्र है ना, उस पर पास पास स्थित है, तो अगली पीढ़ी में जाते टाइम अलग होने की संभावना बहुत कम होती है इसमें। इसलिए उन्हें आनुवांशिक रूप से जुड़ा हुआ कहा जाता है। जो गुणसूत्र होते हैं ना, उस पे जो जीन होते हैं ना, उनको आनुवांशिक रूप से जुड़ा हुआ कहा जाता है इस रीजन से। इसको दूसरे शब्दों में समझाए तो एक गुणसूत्र पर दो जीन जितने करीब होते हैं ना, उन जीनों की अगली पीढ़ी में एक साथ जाने की संभावना उतनी ही अधिक होती है, और उनमें अदला बदली नहीं होती, और उनके एक साथ विरासत में मिलने की संभावना अधिक होती है। उनकी अदला बदली नहीं होती है, वो एक साथ संतति में अगली पीढ़ी में प्राप्त होते हैं। लिंकेज दो प्रकार का होता है, एक तो कंप्लीट लिंकेज होगा और एक होता है इनकम्प्लीट। जब गुणसूत्र पर जीन होते हैं वो पास पास स्थित होते हैं, और अगली पीढ़ी में जो संतति होती है ना, उसको एक साथ विरासत में मिलते हैं ना, तो उनको तो पूर्ण लिंकेज कहा जाता है। और अपूर्ण लिंकेज क्या होता है, वो दूर दूर स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होता है ना, वो टूट जाता है, टूटने के कारण वो अगली पीढ़ी में अलग अलग प्राप्त होता है, अगली पीढ़ी को एक साथ विरासत में नहीं मिलता, इसलिए उसको अपूर्ण लिंकेज कहा जाता है। अपूर्ण लिंकेज और पूर्ण लिंकेज। जब गुणसूत्र पर स्थित जीन्स वंशागति के समय एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते, अर्थात दो या दो से अधिक लक्षण एक साथ विरासत में मिले और लगातार दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक उनके मूल या पैतृक संयोजन में दिखाई देते हैं, तो इसे कंप्लीट लिंकेज कहा जाता है। ये दो या दो से अधिक पीढ़ियों तक भी दिखाई देने की संभावना होती है इसकी। ये जीन गैर अभिभावक संयोजन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस उत्पन्न नहीं करते हैं। गैर अभिभावक संयोजन मतलब अपने माता पिता होते हैं ना, उनसे अलग लक्षण पैदा नहीं करते। पूर्ण लिंकेज दिखाने वाले जीन एक ही गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं। जो पूर्ण लिंकेज है ना, वो दिखाने वाले गुणसूत्र होते हैं, वो जो लक्षण होते हैं ना, वो एक गुणसूत्र पर पास पास स्थित होते हैं, दूर दूर स्थित नहीं होते। अब सेकंड है अपना इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब अपूर्ण सहलगनता, जो सहलगनता पूर्ण नहीं होती। इसमें क्या होता है, जब सहलगन जीन युग्मक बनते समय गुणसूत्रों के टूटने के कारण अलग हो जाते हैं, या एक गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होते हैं, ये दोनों रीजन हो सकते हैं। और इन टुकड़ों के विनिमय एक्सचेंज के फलस्वरूप बने नए संयोग युग्मकों में पहुंचते हैं। इसमें एक गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र के टूटने के कारण उस पर दो जीन थे ना, वो अलग अलग हो जाते हैं, और वो संयोजन होता है ना, उसके दौरान जब उनका एक्सचेंज होता है ना, तो वो युग्मकों में पहुंचते हैं ना, वो अलग अलग प्राप्त होते हैं। वो अपूर्ण सहलगनता उन जीनों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जो कुछ प्रतिशत नॉन पेरेंटल संयोजन उत्पन्न करते हैं। अपूर्ण सहलगनता उन जीनों के द्वारा व्यक्त की जाती है जो एक गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, पर वो अलग अलग हो जाते हैं अगली पीढ़ी में जाते टाइम। इससे क्या होता है, कुछ हद तक नॉन पेरेंटल मतलब माता पिता से कुछ मात्रा में अलग गुण प्रदर्शित करते हैं संतान। जिन गुणसूत्र पर दूर दूर स्थित होता है, ये भी रीजन होता है इसका। एक टूटने के कारण भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर आता है अपना प्लियोट्रोपिक जीन। प्लियोट्रोपिक जीन क्या होता है, वह जीन जो एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। प्लियोट्रोपिक जीन वो होती है जो एक लक्षण होता है ना, उसको एक से अधिक लक्षणों, एक जीन है ना, वो एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करती है, प्लियोट्रोपिक जीन कहलाती है। ये जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक प्रभाव दिखाता है। मल्टीपल फिनोटाइपिक प्रभाव मतलब एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करने वाली जीन। जैसे बिल्लियों में प्रभावी एलील डब्ल्यू, ना केवल एक, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं अपन बिल्ली का, इसमें क्या होती है प्रभावी एलील डब्ल्यू, जो ना केवल फर, बिल्लियों का जो व्हाइट कलर के फर होते हैं ना, उसका रीजन भी होती है डब्ल्यू एलील, प्रभावी डब्ल्यू एलील। और इसका रीजन बहरापन भी हो सकता है, इसके कारण बहरापन भी हो सकता है बिल्लियों में। एक तो उनका जो फर होता है ना, वो प्योर व्हाइट कलर की बिल्ली होती है ना, उसके साथ उसमें बहरापन का गुण भी प्राप्त हो जाता है एक जीन से। प्लियोट्रोपी क्या होती है, ग्रीक वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड है जिसमें प्लियो का अर्थ होता है मैनी और ट्रोपिक होता है अफेक्टिंग, मतलब एक से अधिक प्रभाव। मैनी अफेक्टिंग, एक से अधिक प्रभाव दिखाती है। फिर
फिर अपना आता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है? जब माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण साइटोप्लाज्मिक जीन द्वारा नियंत्रित होता है तो इससे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, इसके बहुत सारे नाम है। इसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस या नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस या ऑर्गेनल इनहेरिटेंस के रूप में भी जाना जाता है। जब माता पिता से संतानों में लक्षणों का संचरण अगर साइटोप्लाज्मिक जीन के द्वारा होता है ना तो उसको साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कहते हैं। इसको पत्ती के रंग के लिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का फर्स्ट जो केस है ना वो कॉर्नस द्वारा, साइंटिस्ट था कॉर्नस, उसके द्वारा 1990 में मिराबेलिस जालापा में दर्ज किया गया। इसका फर्स्ट केस किसने देखा था? इसका फर्स्ट केस कॉर्नस द्वारा 1990 में मिराबेलिस जालापा जो फ्लोर है ना उसमें देखा गया था। जीन जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है, जो जीन होती है ना वो साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है ना तो उन्हें साइटोजन या प्लाज्म जीन या एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन भी कहा जाता है। जीव में साइटोजन का वंशानुक्रम मादा के माध्यम से होता है। जीव होता है ना उसमें साइटोजन होता है ना, उसका जो वंशानुक्रम होता है अगली पीढ़ी में जाती है ना वो ओनली माता के द्वारा जाती है। इसमें पिता का कोई भी रोल नहीं होता इसमें। जीव में साइटोजन का वंशानुक्रम मादा के माध्यम से ही होता है। चूंकि मादा युग्मक में कैरियोप्लास्ट के कारण भी होता है, साथ ही इसमें साइटोप्लाज्म अधिक होने के कारण साइटोजन भी होता है। इसमें कैरियोप्लास्ट भी होता है और साइटोजन अधिक मात्रा में होता है, इसलिए साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में होती है इसलिए साइटोजन भी होता है। और नर युग्मक में बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में कोशिका द्रव्य नर युग्मक होता है ना उसमें साइटोप्लाज्म बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उसमें साइटोजन उपस्थित नहीं होता। इस कारण साइटोजन की विरासत केवल महिला के माध्यम से ही होती है, मात्र विरासत कहा जाता है इसको। इसमें मात्र विरासत, ये भी अपने एक पॉइंट था जो अपन ने इसके माध्यम से ही पढ़ लिया। अब लास्ट है अपना पॉलीजीन। पॉलीजीन क्या होता है? पॉलीजीन होती है कैरेक्टर की विरासत जिसमें लक्षण कई जीनों द्वारा कंट्रोल होता है। इसमें ये ऑपोजिट, इसमें क्या होता है? एक कैरेक्टर होता है ना वो कई जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। पॉलीजीन में एक कैरेक्टर कई जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। और ऊपर अपन ने क्या पढ़ा था? एक प्लियोट्रोपिक जीन होता है ना वो क्या होता है? वह जीन जो एक से अधिक लक्षणों को कंट्रोल करती है वो तो होती है प्लियोट्रोपिक जीन। और पॉलीजीन क्या होती है? पॉलीजीन क्या होती है अपनी? पॉलीजीन में क्या होता है? कैरेक्टर की विरासत जिसमें लक्षण कई जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। एक लक्षण होता है वो कई जीनों के द्वारा कंट्रोल होता है। इसको फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किसने किया था? नील्सन हेले ने, जिसमें गेहूं में जो कर्नाल कलर ना, गेहूं का जो कर्नाल कलर होता है ना उसके द्वारा इसको बताया गया था फर्स्ट टाइम। किसके द्वारा? नील्सन हेले द्वारा। और इसका एक एग्जांपल है स्किन कलर। इसके साथ ही अपना प्री एंड पोस्ट मेंडेलियन कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर अपन कल पढ़ेंगे, अगले लेक्चर।